हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच वेक्टर इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, जो कि आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू 120 पाई ओहम। अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 377 ओहम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए ई वेक्टर एंड एच वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कंसीडर करनी होगी एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव। ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये कंसिस्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस हैं वो हम मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस हैं वो हम मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और साथ के साथ ये वाइब्रेशन जो है परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है अलोंग वाई एक्सिस वो है हमारे पास E0। E0 को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, और B0 को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे, इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव कंसीडर करेंगे जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो है वो प्रोपगेट कर रही होगी, और ये कंसिस्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और साथ के साथ ये दोनों जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव के भी परपेंडिकुलर होंगे। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग वाई डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन जो है वो वाई एक्सिस में है। मींस एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एक्स विल बी इक्वल टू 0 एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाई कंपोनेंट ई वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। जेड यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बीटा यहाँ पर हमारे पास है फेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा, और E0 आपके पास क्या है, ये है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, मींस y component of magnetic field vector is equal to 0 and z component of magnetic field vector is also equal to 0। सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का x कंपोनेंट होगा जो कि नॉन जीरो होगा। उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, bx की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का, जो कि हमें ये कहती है फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन वी हैव कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। तो यहां से हम bx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन को यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी।
इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट देखिए, किसी भी वेक्टर को अगर उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहां पर आई कैप जे कैप के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम ए एक्स से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे ए वाई से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे ए जेड से डिनोट करते हैं। आपकी बुक्स में भी यही नोटेशन दी हुई है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आई कैप की जगह लेंगे यहाँ पर ए एक्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लेंगे ए वाई विच इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से जो के कैप की जगह हम लेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस दैट इज ए जेड। और जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है उसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। और यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर जो हैं वो आई कैप की जगह ले रहे हैं ए एक्स, जे कैप की जगह ले रहे हैं हम ए वाई, और के कैप की जगह हम ले रहे हैं ए जेड। तो डेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड ए जेड। जैसे हमने ए वेक्टर को लिखा था वैसे हमने ई वेक्टर को लिख दिया। इसी तरह से बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो स्टूडेंट्स यही सब चीजें हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमें कर्ल ऑफ ई वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे हम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड। तो डेल के जो कंपोनेंट्स है वो है हमारे पास करली बाय करली एक्स, दूसरा कंपोनेंट है करली बाय करली वाई, और तीसरा कंपोनेंट है करली बाय करली जेड। इसी तरह से यहाँ पर ई वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो है ई एक्स ई वाई ई जेड ई एक्स ई वाई ई जेड इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी। और बी वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम ई एक्स और यहाँ पर ई जेड की वैल्यूज पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसकी वाइब्रेशंस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो जेड और एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा ई वेक्टर का। ई एक्स जो है वो 0 होगा, ई जेड जो है वो 0 होगा। बी वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग बी वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं वो 0 होंगे। तो ये वैल्यूज पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ई एक्स की जगह हमने 0 लिख दिया, ई जेड की जगह हमें 0 लिख दिया, और यहाँ पर बी वाई की जगह 0 लिख दिया और बी जेड की जगह 0 लिख दिया। तो ये दोनों टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस करली ई वाई बाय करली जेड आ जाएगा। उसके बाद माइनस का ए वाई। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0 प्लस ए जेड। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा करली ई वाई बाय करली एक्स। इसको इससे किया तो माइनस 0 आ गया इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए एक्स जो है वो कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेते हैं, माइनस ए एक्स करली बी एक्स बाय करली टी आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई। यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ए एक्स करली ई वाई बाय करली जेड, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस ए जेड करली ई वाई बाय करली एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स करली बी एक्स बाय करली टी। अगर हम दोनों तरफ ए एक्स के कंपोनेंट्स कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ पर जो ए एक्स का कोएफिशिएंट है वो है माइनस करली ई वाई बाय करली जेड, माइनस करली ई वाई बाय करली जेड, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस करली बी एक्स बाय करली टी, माइनस करली बी एक्स बाय करली टी। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम सेकंड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई वाई की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से उठा के। यूजिंग 1 and 2 we get करली बाय करली जेड ऑफ ई वाई। ई वाई है हमारे पास E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था, दैट विल बी इक्वल टू करली बी एक्स बाय करली टी। अब हमें इस पूरी टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, E0 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ऐसे ही आएगा पहले, फिर हम इस टर्म का करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस बीटा दैट विल बी इक्वल टू करली बी एक्स बाय करली टी। तो इससे हम ऐसे लिखते हैं करली बी एक्स बाय करली टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बीटा इंटू E0 पहले लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ऐसे लिख दीजिए।
अब हमें क्या करना है, बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें इस टाइम डेरिवेटिव को खत्म करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Integrating both sides with respect to time t, we get integration curly bx by curly t of dt is equal to beta e0 integration of sin omega t minus beta z dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर curly t से dt कैंसिल हो जाएगा, curly bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा bx, that will be equal to बीटा e0। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और t का जो कॉफिशिएंट है ओमेगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बीटा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा बाय ओमेगा, और साथ में हमारे पास है E0 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। बट स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये किसके बराबर है, ये EY के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 1 in 3 वी गेट bx इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय ओमेगा। इस पूरी टर्म की जगह आप इसको EY से रिप्लेस कर देंगे। बट स्टूडेंट्स जो हमारा फेज कांस्टेंट है बीटा वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर होती है। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा बाय 2 पाई न्यू EY। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 1 बाय लैम्डा न्यू EY। लैम्डा इंटू न्यू, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, जिसे हम यहाँ पर V0 से डिनोट करेंगे। आप चाहे तो इसे C से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसको V0 से डिनोट कर रहे हैं। तो लैम्डा इंटू न्यू, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, जिसे हम V0 से डिनोट कर रहे हैं। सो Bx विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय V0 EY आ जाएगा। तो यहाँ से EY की वैल्यू आ जाएगी माइनस V0 Bx। बट स्टूडेंट्स V0 को हम परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, V0 हमारे पास होता है इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पर म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, बड़ा फेमस रिलेशन है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। तो हमें यहाँ पर सिर्फ x कंपोनेंट की बात करनी है, तो Bx हो जाएगा म्यू नॉट HX। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा EY इज इक्वल टू माइनस V0 की जगह आप ये लिख देंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और Bx की जगह आप ये लिख देंगे म्यू नॉट HX। तो यहाँ पर म्यू नॉट की पावर 1 है और नीचे म्यू नॉट की पावर 1/2 है, तो 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, मीन्स 1/2 रह जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट म्यू 0 बाय स्क्वायर रूट एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से EY बाय HX का जो रेशियो है वो आ गया माइनस स्क्वायर रूट म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0। देखिए स्टूडेंट्स ये जो रेशियो आया है EY अपॉन HX इज इक्वल टू दिस, ये कब आया है, जब हमने ये माना है कि वेव हमारी जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमारे पास ये रेशियो जो है वो इसके बराबर आया है। अगर हम ये मान लें कि हमारी वेव जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस के अलोंग ना होके एक्स एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ना होके वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उस केस में हमारे पास EX बाय HY का जो रेशियो निकल के आएगा, जैसे हमने ये सारी कैलकुलेशंस करी है वैसे अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग है तो रेशियो जो है वो इसके बराबर आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है रिस्पेक्टिवली, तो रेशियो जो है वो इसके बराबर आता है। मींस अगर हम इन जनरल की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ H वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में हम माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर ही आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर को आप सिंपली E भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ H वेक्टर को आप सिंपली H भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करेंगे ऐसा यूनिट्स में जो कि होती है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9 फैरेड पर मीटर। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 4 144 हो जाएगा, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁷ प्लस 9 10⁻² हो जाएगा, और हेनरी बाय मीटर को फैरेड बाय मीटर से डिवाइड करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। हेनरी बाय फैरेड को अगर आप सॉल्व करते हैं
इसको सॉल्व करते करते हेनरी और फैराड की अगर आप डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो हेनरी बाय फैराड का जो रेशो है वो हमेशा ओहम स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए पूरी डेरिवेशन है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। हेनरी बाय फैराड जो है वो ओहम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप हेनरी बाय फैराड की जगह ओहम स्क्वायर लिख देंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट 12, पाई का स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा, 10 का स्क्वायर जो है वो 10 बन जाएगा, ओहम स्क्वायर जो है वो उसका स्क्वायर रूट ओहम बन जाएगा। तो ये बन गया 120 पाई ओहम, और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो 120 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 377 ओहम जो है वो देखने को मिलेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए जो ई वेक्टर और एच वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप होता है वो ये होता है। मींस रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि हमारे पास 377 ओहम या 120 पाई ओहम के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।